हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के बारे में अध्ययन किया था, ठीक है। जिसमें हमने सीखा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होने वाले जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाते हैं, ये हमने पिछली क्लास में अध्ययन कर लिया था। अब आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि डू या डू नॉट से जो सेंटेंस शुरू होते हैं, जो प्रारंभ होते हैं, जब डू या डू नॉट से शुरू होने वाले जो वाक्य हैं उनका इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाते हैं, क्योंकि डू या डू नॉट से प्रारंभ होने वाले जो वाक्य होते हैं वो भी आपके इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। अब उनका इनडायरेक्ट किस प्रकार बनाते हैं आप देखिए। है आपका डू मेन वर्ब के रूप में आया हो, मतलब मुख्य क्रिया के रूप में आया हुआ हो, क्योंकि डू एक तो मेन वर्ब के रूप में भी आ सकता है, क्योंकि डू का अर्थ होता है करना, ठीक है। किसी कार्य को करने के लिए भी डू शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कहते हैं डू योर वर्क, अपना काम करिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो डू है वो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में आया हुआ है, जैसे डू योर वर्क। आपको कहते हैं टीचर आपको आदेश देते हैं डू योर वर्क, आप अपना काम कीजिए, तो यहाँ पे डू किस रूप में है, मेन वर्ब के रूप में, मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में, ठीक है। तो अगर डू आपके मुख्य क्रिया के रूप में आता है तब तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। वो सिंपल जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसी के नियम को फॉलो करते हुए हम उसका इनडायरेक्ट बना लेंगे, ठीक है। दूसरा, डू आपके आ सकता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है। डू आपके हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आ सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में डू डज का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है। अब अगर आपके नेगेटिव सेंटेंस है या इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसके अंदर डू शब्द का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी किया जा सकता है। अब हम ये देखेंगे कि डू से प्रारंभ होने वाले जो वाक्य है उनका तो इनडायरेक्ट इस प्रकार बनाते हैं, और डू नॉट से प्रारंभ होने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका इनडायरेक्ट किस प्रकार बनाते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम देखा अंदर वाले वाक्य के आरंभ में, जिसको आप बोलते हो रिपोर्टेड क्लॉज, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले वाक्य के प्रारंभ में अगर डू मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब के रूप में हो तब तो हम पिछली क्लास में जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट किस प्रकार बनाते हैं उसी नियम को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। आपके कनेक्टिव वर्ड के रूप में क्या आएगा, टू आ जाएगा, ठीक है। और टू के बाद मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है जो कि आपको डू दे रखा है तो डू एजेटिव ऐसी कैसे रह जाएगा, ठीक है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं टू के बाद में, ठीक है। तो टू के बाद में डू एजेटिव ऐसी कैसे रह जाएगा, और उसके बाद जो शेष आपका जो वाक्य है, जो बचा हुआ आपका सेंटेंस है, उसको हम प्रोनाउन चेंज करते हुए, यदि इसमें प्रोनाउन कोई चेंज हो तो उस प्रोनाउन को चेंज करते हुए शेष जो आपका बचा हुआ भाग उसको हम लिख देते हैं ऐसे कैसे, ठीक है। अब सेकंड आता है जब अंदर वाले वाक्य के आरंभ में डू नॉट हो, ठीक है। ध्यान से समझना, यहाँ पे वाक्य के आरंभ में डू नॉट है। अब भाई यहाँ पे डू के साथ नॉट जुड़ा हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर डू शब्द मुख्य क्रिया के रूप में नहीं है। यहाँ पर ये जो डू है वो किस रूप में है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, ठीक है। तो अगर डू आपके हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो तब हमें इस डू को हटाना पड़ता, इस डू को हम हटा देते हैं, और डू नॉट से जो वाक्य शुरू होते हैं उनका इनडायरेक्ट बनाने के दो मेथड है, दो तरीके। पहला तरीका तो ये होता है, सबसे पहले आप बाहर वाले वाक्य का सब्जेक्ट एजेटिव ऐसे कैसे, फिर आप सैर या सैर टू के स्थान पर इनमें से कोई एक वर्ड लेंगे सेंटेंस का भाव देखते हुए, ठीक है। तो ऑर्डर्ड भी हो सकता है, रिक्वेस्टेड भी हो सकता है, एडवाइज्ड भी हो सकता है। अगर आपको सेंटेंस का भाव ज्ञात नहीं हो तो आप यहाँ पे आस्क्ड भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है, बाहर वाले वाक्य का। फिर आपको
नोट का प्रयोग करना, अगर डू नोट आपके स्टार्टिंग में हो तो, क्योंकि नकारात्मक यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे से हम डू को हटा देते हैं, इसमें डू का प्रयोग नहीं करते हैं, इसमें इसके अंदर डू का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल नोट का प्रयोग करेंगे, और नोट का प्रयोग तो कहाँ करेंगे, टू से पहले, मतलब कनेक्टिव वर्ड से पहले, और टू के बाद में आपके जो भी मेन वर्ब है, जो मुख्य क्रिया है, उसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और फर्स्ट फॉर्म के बाद में जो बचा हुआ सेंटेंस है उसमें प्रोनाउन चेंज करते हुए अगर हो तो, अगर उसमें कोई प्रोनाउन चेंज हो तो उस प्रोनाउन को चेंज करते हुए शेष वाक्य को हम एज इट इज लिख देते हैं। समझ में गया? ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर अगर आपका डू नॉट से प्रारंभ हो रहा हो तो केवल हम नॉट का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए हुए इस डू को हटा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए इसी का एक मेथड और होता है जो आपके लिए इजीली रहेगा। सबसे पहले बाहर वाले वाक्य का सब्जेक्ट, फिर आपको आंख बंद करके सैड या सैड टू के स्थान पर फॉरवर्ड लगाना है। क्या? फॉरवर्ड। इसका अर्थ होता है मना किया या निषेध किया। किसी कार्य के लिए हम मना करते हैं, मना करना या निषेध करना, किसी कार्य के लिए मनाही मतलब मना कर देना, तो यहाँ पे हम फॉरवर्ड लगा देते हैं। फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, आपको इनमें से कोई वर्ड काम में नहीं लेना, सैड या सैड टू के स्थान लगाना बस फॉरवर्ड, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट, फिर कनेक्टिव वर्ड के रूप में टू। अब यहाँ पर अगर आप इस फॉर्मूले को काम में लेते हो, ठीक है, नीचे वाले फॉर्मूले अगर आप काम में लेते हो तो आपके डू भी नहीं आएगा और नॉट भी नहीं आएगा, क्योंकि नॉट के स्थान पर हमने यहाँ पे एक शब्द लगाया है फॉरवर्ड। इसका मतलब होता है मना करना। क्या करना? मना करना या निषेध, निषेध करना, मतलब किसी काम की मनाही करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ड हमने काम में लिया फॉरवर्ड, इसलिए नॉट का काम ये फॉरवर्ड जो शब्द है ये अपने आप कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस फॉर्मूले के अंदर डू और नॉट इन दोनों को ही आपको हटा देना है। न तो आपको डू को काम में लेना है, नहीं आपको नॉट को काम में लेना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या जाएगा? टू, और टू के बाद जो आपके मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। फिर जो शेष आपका जो वाक्य है वो आ जाएगा आपके ऐसे के ऐसे प्रोनाउन चेंज करते हुए, यदि कोई प्रोनाउन चेंज हो तो। समझ आया स्टूडेंट्स आपको? ठीक है, यहाँ पे दो तरीके से हम बना सकते हैं। ये दोनों फार्मूले किसके लिए हैं? अगर आपके इंपरेटिव सेंटेंस डू नॉट से प्रारंभ हो रहा हो तो, ठीक है, किससे? डू नॉट से शुरू हो रहा हो, तब आप दो मेथड से, दो तरीके से उसका इनडायरेक्ट बना देते हैं। ठीक है, समझ गया? अब देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स से इसको हम समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, अब देखिए आगे। हाँ भाई, अब देखिए हम कुछ एग्जांपल से देखते हैं और डू या डू नॉट का प्रयोग इन एग्जांपल से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए पहला एग्जांपल है, डायरेक्ट सेंटेंस है, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा। क्या कहा? इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ, डू योर वर्क, अपना काम करे। ठीक है, तो यहाँ पर डू योर वर्क में जो डू शब्द है ये मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब के रूप में आया हुआ है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर डू आता, ठीक है, तो या तो इसके साथ नॉट जुड़ा हुआ होता। भाई साधारण जो वाक्य होते हैं उसमें तो हम डू बेस का प्रयोग करते ही नहीं है। डू कब आता है? एक तो नेगेटिव सेंटेंस में, नकारात्मक वाक्यों में, ठीक है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है मतलब प्रश्नवाचक वाक्यों में डू का प्रयोग किया जाता है, जिसमें डू के बाद में आपके सब्जेक्ट होता है और मेन वर्ब अलग से होती है। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का नियम तो अलग मैंने आपको बता दिया पिछली क्लास के अंदर। ठीक है, और जो डू के साथ नॉट आता है उसके बारे में अध्ययन कर ही रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अगर डू यहाँ पे अकेला है और डू के बाद आपके कोई भी मेन वर्ब नहीं दी हुई हो, ठीक है, तो इस डू को क्या मानते हैं? मुख्य क्रिया के रूप में, मतलब ये ही खुद एक मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में आया हुआ है।
डू मतलब करना, यहाँ पे डू का अर्थ करना, जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आई है यहाँ पर, ठीक है। तो कहने का ये हुआ कि ये जो सेंटेंस है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला सेंटेंस है, इसलिए उसी के नियम यहाँ पे फॉलो करेंगे अपन। अब देखिए द टीचर, ये सब्जेक्ट ऐसे कैसे आ गया यहाँ पर, सैड टू, इसके साथ हम पढ़ेंगे ऑर्डर, क्योंकि टीचर आपको यहाँ पे आदेश दे रहा, आपको सलाह नहीं, आपको क्या दे रहा है, एक तरह से आदेश दे रहा आपको अपना काम करने के लिए, डू योर वर्क, आपको आदेशात्मक वाक्य, इसलिए मैं करेंगे यहाँ पे ऑर्डर, इसके स्थान पर सैड टू के स्थान पर हमने सैड टू को आगे कर दिया यहाँ पे ऑर्डर, फिर मीका मी। अब यहाँ पर आपको बताया था मैंने कनेक्टिव वर्ड के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, हम टू का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया और कनेक्टिव वर्ड के रूप में टू का प्रयोग कर लिया। अब मैंने आपको बताया था टू के बाद में हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, किसकी लगाते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे जो डू है खुद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही है, ये क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मुख्य क्रिया के रूप में डू शब्द का ही उपयोग किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पर डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू ही होती है, इसलिए डू का डू ऐसे कैसे रह जाएगा, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे डू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही होता है, यहाँ पे डू का डू। अब यहाँ पे प्रोनाउन है योर, ठीक है, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है जो कि चेंज होगा बाहर वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब बाहर वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मी, ठीक है, तो मी के अनुसार, ठीक है, आपके जो रिलेशन बताने वाला जो वर्ड होता है वो क्या होता है, माई, क्या होता है, माई, जब यहाँ योर की स्थान कर देंगे माई और वर्ड ऐसे कैसे, और यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे और इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस हो गया द टीचर ऑर्डर्ड मी टू डू माई वर्क, ठीक है। ये तो उस बात का एग्जाम्पल है जब आपके डू मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया के रूप में आया हो तब। अब हम देखते हैं जब डू आपके हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया हुआ हो नकारात्मक वाक्य में, डू के साथ नॉट जुड़ा हुआ हो, मतलब डू नॉट से प्रारंभ होने वाले वाक्य। अब देखिए दूसरा सेंटेंस है आपके डायरेक्ट के अंदर, ही सेड टू मी डू नॉट प्ले इन द सन। यहाँ पर जो डू शब्द है इसके साथ नॉट जुड़ा हुआ, क्या डू नॉट है, इसलिए इस डू को हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में मानेंगे। और मैंने आपको बताया था जब भी आपके डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस में, तो हम उस डू को हटा देते हैं, ठीक है। तो इसका इंडायरेक्ट स्पेल बनाएंगे अपन, देखिए ही ऐसे कैसे, सैड टू के स्थान हम करेंगे आप एडवाइज, क्योंकि यहाँ पर आपको सलाह दी जा रही है धूप में नहीं खेलने के लिए, ठीक है, आप धूप में नहीं खेले इसके लिए आपको सलाह दी जा रही है, एडवाइज दी जा रही है, इसलिए हम यहाँ करेंगे ही एडवाइज्ड मी, ठीक है, सैड टू को हटा करके इसके स्थान पर हमने कर लिया एडवाइज्ड। अब मी ऐसे कैसे, अब मैंने आपको बताया था अगर आपका सेंटेंस डू नॉट से प्रारंभ हो रहा हो तो हम डू को तो हटा देते हैं लेकिन नॉट का प्रयोग करते हैं टू से पहले। जो आपका कनेक्टिव वर्ड होता है टू, उससे पहले हम नॉट का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम नॉट भी यहां लगा देंगे टू से पहले, और इस डू शब्द को हम हटा देंगे, यहाँ पे आपको डू का प्रयोग नहीं करना, ठीक है। फिर कनेक्टिव वर्ड टू। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे प्ले, और प्ले की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्ले ही होती है, इसलिए प्ले से कैसे लग जाएगा। अब इन द सन, तो इन द सन यहाँ पे कोई प्रोनाउन ऐसा है नहीं इसको आपको चेंज करना हो, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस तो आपका वह इस तरह से, ही एडवाइज्ड मी नॉट टू प्ले इन द सन, ठीक है, हो गया। अब देखिए इसी सेंटेंस को हम दोबारा बनाते हैं दूसरे मेथड से, ठीक है। अब अगर आपका सेंटेंस डू नॉट से प्रारंभ हो रहा हो, ठीक है, ध्यान रखना केवल डू नॉट से प्रारंभ हो रहा हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे सैड टू के स्थान पर फॉरबेड कर सकते हैं। फॉरबेड का मतलब होता है मना करना या निषेध करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फॉरबेड है ये नॉट का काम कर जाता है यहाँ पर, इसलिए इसमें से हम डू को भी हटा देंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, और नॉट को भी हम हटा देंगे, ठीक है। तो इस सेंटेंस में डू और नॉट दोनों आपके हट जाएगा।
तब लिखेंगे ही। अब सैड टू, इसके स्थान पर हमने कर लिया फॉरवर्ड मी। अब कनेक्टिव वर्ड क्या आ गया यहाँ पर टू, हमने लगा दिया टू। अब टू के बाद सीधे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया प्ले इन द सन, ऐसे की ऐसे। ठीक है, समझ आया कुछ? ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम तीसरे सेंटेंस पे आते हैं। तीसरा सेंटेंस है डायरेक्ट के रूप में, द टीचर सैड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा। डू नॉट मेक ए नॉइस, शोर नहीं करने के लिए उन्होंने, टीचर ने मुझसे कहा। अब इसके इंडायरेक्ट में आते हैं हम। सबसे पहले हम नॉट को काम में लेते हुए बनाएंगे, फिर हम फॉरवर्ड जो शब्द है उसको काम में लेते हुए इसकी इंडायरेक्ट बनाएंगे। देखिए द टीचर, ठीक है, ऑर्डर मी, टीचर ने आपको आदेश दिया है यहाँ पर शोर नहीं करने के लिए। और वैसे भी टीचर जनरली आपको आदेश देता है या फिर सलाह देता है। ठीक है, तो द टीचर ऑर्डर मी, टीचर ने मुझे आदेश दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप नोट को काम में लेते हैं, नोट को काम में लेते हैं, नोट कहाँ आएगा? टू से पहले। कहाँ पे आएगा? टू से पहले। और फिर बाद में, नोट के बाद में आप कनेक्टिव वर्ड लगाएंगे टू, तो हमने लिख दिया नॉट टू। जबकि यहाँ पे हमने इस डू शब्द को हटा दिया, डू शब्द नहीं लिखा है यहाँ पर, केवल नोट लगाया है, वो भी कनेक्टिव वर्ड से पहले। फिर टू के बाद में मैन वर्ब फर्स्ट फ्रॉम मेक, मतलब करना, ए नॉइस, ए नॉइस ऐसे कैसे हमने लिख दिया यहाँ पर। और यहाँ पे लगा दिया फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा को हमने हटा दिया। द टीचर ऑर्डर मी, टीचर ने मुझे आदेश दिया नॉट टू मेक ए नॉइस, शोर नहीं करने के लिए। अब इसी सेंटेंस को हम दूसरे प्रकार से किस प्रकार बना सकते हैं देखिए। ठीक है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे द टीचर ऐसे कैसे, सैड टू, इसके स्थान पर हमने एक शब्द लिखा है यहाँ पे फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मी। अब कनेक्टिव वर्ड के रूप में क्या आएगा? टू। ठीक है, और मेक ए नॉइस, ऐसे कैसे लिख देंगे हम? यहाँ पर हमने जो डू नॉट है इस पूरे को ही हमने यहाँ पे हटा दिया, क्योंकि नॉट का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? फॉरवर्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया, शायद ध्यान से समझता हूँ आपको। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बार आपके नोट के स्थान पर नेवर शब्द आ जाता है, तो नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। तो अगर आपके नेवर शब्द भी हो तो भी हम नेवर का प्रयोग कहाँ करेंगे? टू से पहले, जैसा कि हम नोट के अंदर करते हैं। ठीक है, नोट वाले सेंटेंस में करते हैं तो नोट का प्रयोग कहाँ करते हैं? टू से पहले। वैसे ही हम नेवर का प्रयोग भी टू से पहले करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? ठीक है, अब देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। एक डायरेक्ट सेंटेंस आपको दिया हुआ, द डॉक्टर सैड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज से कहा। अब इन्वर्टेड कॉमा से दिया हुआ आपको डू नॉट ड्रिंक वाइन, ठीक है, शराब नहीं पीने के लिए। ठीक है, शराब पीने के लिए उसको मना किया। तो इसका आपको इनडायरेक्ट बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे अपन? द डॉक्टर जो सब्जेक्ट के तौर पर है, वेजिटेटिव जैसे कैसे रहेगा? द डॉक्टर। अब डॉक्टर क्या करेगा? आपको सलाह दे सकता है। ठीक है, मानना या नहीं मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। डॉक्टर आपको केवल सलाह देता है, एडवाइज आपको देता है। तो लिखेंगे द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज को सलाह दी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डू नॉट आ रहा है, तो हम डू को तो क्या करेंगे? पहले हटा देंगे, और नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे? टू से पहले। ठीक है, कहाँ करेंगे? नॉट का प्रयोग टू से पहले। टू से पहले में लगा दिया नॉट, और नॉट के तुरंत बाद हमने कनेक्टिव वर्ड के रूप में टू का प्रयोग कर लिया। अब टू के बाद क्या आता? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे मैन वर्ब है पीना, ड्रिंक। अब ड्रिंक की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक की होती है। ठीक है, तुम लिखिए यहाँ पे ड्रिंक वाइन। ठीक है, और ये वाइन ऐसे कैसे आ गया? इसमें कोई भी प्रोनाउन नहीं था जिसे हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो चेंज करने वाला कोई प्रोनाउन था नहीं, इसलिए बाकी शेष जो बचा हुआ वाक्य, बचा हुआ सेंटेंस हमने एडजेक्टिव लिख दिया। देखिए इसी सेंटेंस को हम दूसरे प्रकार किस प्रकार बनाते हैं? देखिए द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट। ठीक है, यहाँ पे फॉरवर्ड का मतलब क्या हो गया? मना किया, डॉक्टर ने मना किया मरीज को। ठीक है, फॉरवर्ड मतलब मना किया, द पेशेंट। अब यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर हम डू और नॉट दोनों को हटा देंगे, डू नॉट को हटा देंगे।
केवल कनेक्टिव वर्ड लगाएंगे टू और इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहाँ कनेक्टिव वर्ड आ गया टू और मेन वर्ब यहाँ पर है ड्रिंक, तो ड्रिंक ऐसे कैसे, और वाइन का वाइन आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो इस सेंटेंस में, नीचे वाले सेंटेंस में जिसमें हमने फॉरबेयर का प्रयोग किया है, फॉरबेयर लगाया है, यहाँ पर हम डू नॉट को ही हटा देंगे, डू को भी हटा देंगे, नॉट को भी हटा देंगे, क्योंकि नॉट का काम तो करता है फॉरबेयर। ठीक है, और डू हेल्पिंग वर्ब इसलिए हट जाएगा। जबकि ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर जिसमें हम मतलब हेल्पिंग वर्ब डू को तो हटा देंगे, लेकिन नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे, टू से पहले। दोनों सेंटेंस आपके सही है, इसमें किसी प्रकार से आप बना सकते हैं। अब देखिए अगला सेंटेंस देखते हैं हम। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने छात्रों से कहा नेवर वेस्ट योर टाइम। यहाँ पर तो नेवर शब्द है, ये मना करने के लिए होता है, कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर भी ये जो शब्द है नेवर, ये नेगेटिव वर्ड है, मतलब किसी काम के लिए मना करने के लिए प्रयोग किया गया जाता है। इसका मतलब था कभी नहीं। ठीक है, आपको कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये नोट का ही ये मान लीजिए एक तरह से पर्यायवाची है, ये मान लीजिए नेवर। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, मना करना। तो लिखेंगे हम द टीचर एडवाइज्ड, यहाँ पर टीचर आपको एडवाइस दे रहा है समय बर्बाद नहीं करने के लिए। ठीक है, तो द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया द टीचर। अब सेड टू, इसके स्थान में लगा दिया यहाँ पे एडवाइज। द स्टूडेंट्स इसे कैसे ऑब्जेक्ट के तौर पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो शब्द है आपका नेवर, ये नोट के प्रकार, जैसे हम नोट को चेंज करते हैं उसी तरह से इस नेवर में हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे जो नेवर शब्द है, ठीक, ये आएगा टू से पहले। ठीक, जैसे हम नोट को लगाते हैं टू से पहले, इसी प्रकार नेवर को हम लगाएंगे टू से पहले और टू के बाद में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वेस्ट, मतलब बर्बाद करना, तो वेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रोनाउन है योर, ये क्या है, प्रोनाउन है। तो ये जो प्रोनाउन है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन आपका चेंज होता है बाहर वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ बाहर वाले ऑब्जेक्ट के अंदर क्या दिया गया, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स है, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आता, मतलब तो इसके लिए हम रिलेशन बताने वाला वर्ड कौन सा काम में लेते हैं, देयर। ठीक है, इसलिए हमें लगाएंगे देयर टाइम। ठीक है, यहाँ योर सब दिया गया देयर और टाइम का टाइम। ठीक है, तो स्टूडेंट में समझता हूँ आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, नॉट और नेवर, इन दोनों के लिए एक जैसे नियम है। ठीक है, इनका प्रयोग हम कनेक्टिव वर्ड मतलब टू से पहले करते हैं, नॉट हो या नेवर हो। जबकि नॉट के लिए हम फॉरवर्ड सब का भी प्रयोग कर सकते हैं, इस तरह से भी हम बना सकते हैं डू नॉट के लिए। तो मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा शायद। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ठीक है, नमस्कार।